Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Tuesday and it is 19th April. कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर मैं सारी पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, तो उसके अंदर आपको पिन मैसेजेस में मिल जाएगी. क्योंकि अब आप ये ग्रुप बाद में ज्वाइन करेंगे तो पुरानी पीडीएफ्स के लिए मैं बता रहा हूँ. बाकी जैसे मैं द इकोनॉमिक टाइम्स से एनालिसिस डालता हूँ, इसी तरीके से एक चैनल है, मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ है आपको उसका. उसके अंदर द मिंट जो न्यूज़पेपर आता है उसका एनालिसिस डलता है, तो उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको मिंट का एनालिसिस देखना होता है डेली बेसिस पे. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. इंडाइसेस स्लाइड एज इन्फी एचडीएफसी बैंक Q4 अर्निंग्स डिसअपॉइंट मार्केट. तो अगर आपने कल की वीडियो देखी है या फिर आपने संडे का न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो आप सभी को पता है कि जो इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, बट वो मार्केट को पसंद नहीं है. मार्केट एक्सपेक्टेशन से लोअर रिजल्ट्स आए हैं, उसकी वजह से मार्केट ने क्या किया है, एक नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है इन्फोसिस के स्टॉक की. अगर हम बात करेंगे, अगर मैं आपको रियल लाइफ चार्ट दिखाऊं तो पिछले एक दिन का डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं. पिछले एक दिन में 7% का फॉल इन्फोसिस के अंदर रहा है और अब 1622 पर आपका शेयर पहुंच गया. और काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने इनका जो लोअर लिमिट है उसको लगभग 1050 इस तक इसके आसपास बेसिकली टारगेट प्राइस अब उनका नया वाला निकाल दिया. अब इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q4 अर्निंग्स डिसअपॉइंट मार्केट, ये मैंने बता दिया. और इसी साथ मतलब ऐसी जैसे इन्फोसिस में हुआ है, इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि Q4 अर्निंग्स में डिसअपॉइंट कर दिया मार्केट को. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7% जो डिक्रीज़ मैंने आपको दिखाया इन्फोसिस में वो तो है ही, और एचडीएफसी बैंक में 4.8% का डिक्रीज़ है और एचडीएफसी बैंक में 4.7% का डिक्रीज़ है. इंडियन इक्विटीज़ डिक्लाइंड अराउंड 2% ऑन मंडे. अब इंडियन इक्विटीज़ की जब बात करेंगे, इसका मीनिंग होता है शेयर मार्केट. तो शेयर मार्केट आपका जो मतलब पूरा मार्केट या कह सकते हैं मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो वो आपका डिक्लाइन कर गया लगभग 2% से. इसका मीनिंग होता है निफ्टी और सेंसेक्स. तो आप देख सकते हैं निफ्टी आपका 1.6% से डिक्लाइन किया है और क्लोज हुआ है 17173 पर. ये आप नीचे भी यहाँ पर देख सकते हैं. और यहाँ पर एक अच्छा एडिशनल पॉइंट इसमें लिखा है कि ये भी वैल्यू जो 17173 है ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज DMA जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है इससे कम है. तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा हुआ है पूरा. अब आगे बात करें तो जो आपका सेंसेक्स है वो 57166 पर क्लोज हुआ है और 2.39% का उसमें डिक्रीज आया है. अब ये सब याद रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता अगर आप न्यू व्यूअर हैं. बस 2% का फॉल चल रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट नेगेटिव चल रहा है, इस तरीके से कुछ सेंटिमेंट्स याद करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है. अब आगे बात करें तो इसके अंदर बेसिकली यही सब था पहली न्यूज़ के अंदर, और हम इससे रिलेटेड और भी न्यूज़ देखने वाले नीचे, तो उसमें बात करेंगे. अब नाउ यहाँ पर इंडिया रीस्टार्ट्स टी राइस अदर एक्सपोर्ट्स टू रशिया. तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि इंडिया ने वापस से अपने एक्सपोर्ट्स को स्टार्ट कर दिया है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ. तो ये चीज़ इस एक तरीके से न्यूज़ के अंदर आई हुई है. तो अब यहाँ पर मैंने आपको इकोनॉमिक सैंक्शंस जो बताया था, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जैसे वॉर को सपोर्ट नहीं करती हैं, वो काफ़ी सारे मेजर हो सकते हैं जो ले. एक तो बहुत बेसिक यही हो सकता है कि वो खुद भी वॉर में उतर जाएं, तो वो बिल्कुल भी वायबल नहीं रहता है. उन्होंने जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वो ऐसी मेजर्स लेती हैं कि वो अपना रीस्टार्ट कर लेती हैं, मतलब अपना बंद कर देती हैं जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उस कंट्री से वो पहले करते थे. तो ये एक इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने का तरीका होता है जो इंडिया ने भी अपनाया था. और इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, जिसके अंदर से टी, राइस और बहुत सारी और चीज़ें नीचे भी आपको देखने को मिलेंगी, वो सब बंद हो गई थी. तो इनके अंदर अब आप देख सकते हैं बहुत सारी कमोडिटीज़ आती हैं, जैसे आपका टी, राइस, फ्रूट्स, कॉफ़ी, मरीन प्रोडक्ट्स एंड कन्फेक्शनरी शिपिंग आउट लास्ट वीक. तो ये सब आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बंद हो गई थी इंडिया से एक्सपोर्ट होना. उसके काफ़ी सारे रीजन्स है. पहला रीज़न तो आपका इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना भी है. दूसरा रीज़न है कि एक स्विफ्ट बैंक वाला मैंने पॉइंट आपको पहले बताया. स्विफ्ट बैंक से क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए वो अटमोस्ट रिक्वायरमेंट का होता है, उसके बिना हो नहीं सकता है. अगर आपका स्विफ्ट बैंक से पार्टनरशिप खराब हो जाता है तो सॉरी. तो यहाँ पर क्या हुआ था, स्विफ्ट बैंक ने भी एक अपना सैंक्शन लगा दिया था और रशिया के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रशिया कोई भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली कर ही नहीं पा रहा था. तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं था जिससे पेमेंट हो पाए इंडिया को, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे. अब यहाँ पर हुआ क्या है, एसबीईआर बैंक एक बैंक निकल के आया है, जिसका मैं आपको दिखा भी देता हूँ. ये रशिया का ही एक बैंक है और मोस्टली स्टेट ओन्ड यानी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है. तो इसके अंदर ये इन्होंने तरीका निकाला है कि डायरेक्ट ये रूबल्स में ही पे करेंगे इंडिया को, और इंडिया का फॉरेन रिजर्व भी इससे बढ़ जाएगा वगैरह. ये सब उन्होंने तरीका निकाला है. और डायरेक्ट कैश पेमेंट, कैश की डिलीवरी वाली पेमेंट जो मतलब बहुत टाइम पहले होती थी आप कह सकते हैं, और वैसा सब बेसिकली इन्होंने तरीका निकाला है कि अभी करेंगे फॉर द टाइम बीइंग.
और आगे चलते हैं, रशियन ऑयल PSUs टू टैंक अप आई बिगर डिस्काउंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक डील करने का तरीका बताता हूँ, 2-3। तो एक डील करने का बहुत बड़ा तरीका जो गवर्नमेंट में चलता है, काफ़ी हर तरीके की गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट, तो उसके अंदर होता ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती हैं कि एक टेंडर निकालती हैं। फिर उसमें ये सिलेक्ट किया जाता है कि जो सबसे लीस्ट बिडिंग लगाएगा, मतलब जैसे अगर आपने कभी देखा हो किसी कंपनी की सेल हो रही होती है तो वहाँ पर उसकी बिडिंग लगती है। जब उसकी बैंकरप्सी हो जाती है तो उसके अंदर जो सबसे अच्छी बिडिंग लगाएगा, रशियन ऑयल के केस में होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा ऑयल की सप्लाई करना चाह रहा होगा सबसे लीस्ट प्राइस पर, उसको ये ऑफर मिल जाएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट या जनरली सारी आपके कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में फंक्शन होता है टेंडर के बेसिस पे, जिसके अंदर बिडिंग लगाई जाती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आजकल टेंडर ही निकलते हैं और लोएस्ट बिडर को एडवांटेज मिल जाती है इसमें। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, इसके अंदर जब रशियन ऑयल की बात करेंगे तो पहले गवर्नमेंट टेंडर्स ही निकालती थी, बट अब क्या हुआ है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बदल चुकी हैं और रशिया के पास डिमांड अब कम हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों ने बाय करना एक तरीके से बंद कर दिया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर रशिया के जो कह सकते हैं कि जो डीलर्स हैं वगैरह हैं, तो गवर्नमेंट भी आपकी शिफ्ट कर चुकी है नेगोशिएटेड डील्स के ऊपर। तो जो भी आपके मेन नोन वगैरह जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सब हैं, उन्हीं से ही गवर्नमेंट अब ये पूरा माल वगैरह शिप कर रही है और उस तरीके से गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है और नेगोशिएट करके गवर्नमेंट डीपर डिस्काउंट्स भी ऑफर ले पा रही है उन सेम कॉन्ट्रैक्टर से या सप्लायर से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने या टोटल स्टेट वाली जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने मिलाकर 15 मिलियन बैरल्स सॉर्ट ऑब्वियसली अभी तक कर लिए। जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था उसके बाद की ये बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ही आपका क्या है, आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और इंडिया के अंदर काफ़ी सारे हालात ठीक है। अगर हम ऑयल की बात करेंगे, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्या रूफ ब्रेकिंग एक टर्म चलती है, रूफ ब्रेकिंग या रूफ मतलब ऐसा ही कुछ होता है। तो उसके ऊपर प्राइसेस काफ़ी सारे चले गए हैं जो लिमिट्स वहाँ पर उन्होंने पहले लगाई हुई थी क्रूड ऑयल के या फिर पेट्रोल की बात करें तो। SBI हाइक MCLR बाय 10 BPS ऑन ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स। तो MCLR अगर आपको नहीं पता, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। यहाँ पे कई जगह ये बोल देते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग लेंडिंग रेट या फंड्स लेंडिंग रेट। तो इसका बेसिकली मीनिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता ही देता हूँ, ये एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो MCLR का मीनिंग होता है बेसिकली कि हर बैंक अपना एक रेट सेट करता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट बनाना होता है। तो जैसे अगर आप कोई लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको 7% इंटरेस्ट देना है, तो वो 7% फिगर कैसे बनती है, उसके लिए आपकी एक बेस फिगर होती है जिसको MCLR बोलते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट या बैंक जो होता है, अगर गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट देखती है और अगर प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंक के जो लोग हैं वो देखते हैं। तो अगर जो भी बैंक के ऑफिशियल्स हैं वो देखते हैं कि कितनी उसकी डिमांड चल रही है, उसकी डिमांड के बेसिस पे एक 1 ईयर की प्रोजेक्शन निकलती है और 1 ईयर की प्रोजेक्शन में आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ने में क्या होता है कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा होता है। पैसा कट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना। लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे और पैसा इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, RBI ने काफ़ी सारे बैंक्स को बोला, और SBI तो एक तरीके से उनका घर का ही बैंक है, मतलब गवर्नमेंट का बैंक है। तो SBI को बोला कि यहाँ पर आप MCLR को बढ़ा दो। MCLR मतलब सबसे लोएस्ट रेट जितना देना पड़ेगा हर इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो SBI ने क्या किया, अपने MCLR को 10 BPS से बढ़ा दिया है। 10 BPS का मतलब होता है 0.1%। 0.1% आपको बहुत छोटी फिगर लगेगी, बट ये करोड़ एंड करोड़ के अंदर वैल्यू होती है आगे जाके, तो काफ़ी बड़ी फिगर बन जाती है। तो 0.1% का जो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, इसका मेन पर्पस मैंने आपको इन्फ्लेशन वाला बता दिया है। और इसके अंदर जो पर्पस हुआ, जो इंक्रीज़ हुआ है वो हर लोन के अंदर हुआ है, रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल लोन। रिटेल लोन्स होते हैं जो आपके होम लोन हो गया या कोई व्हीकल के लिए लोन हो गया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इंस्टीट्यूशनल लोन्स हो गया जो जैसे किसी कंपनी ने लिया अपने पर्पस के लिए या फिर कोई आपके एक्सपेंशन पर्पस के लिए, उन सब चीज़ों के लिए आपके कॉर्पोरेट लोन या इंस्टीट्यूशनल लोन्स हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल लेंडर्स आर नाउ लाइकली टू फॉलो द SBI इन रेजिंग द बेंचमार्क रेट्स। तो ये भी आप नीचे पॉइंट देख सकते हैं। ये ज़रूरी है कि काफ़ी सारे बैंक्स भी इसको फोकस करेंगे, फॉलो करेंगे और वो भी अपने MCLRs को बढ़ा देंगे। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार एक लिंक पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोन्स ऐसे भी होते हैं जो लिंक्ड नहीं होते MCLR से, तो उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम SBI की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% ऐसे लोन्स हैं जो MCLR से लिंक्ड है। ये मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 49% ऑफ द बैंक्स लोन्स लिंक्ड टू MCLR। तो बेसिकली ऐसे भी लोन्स एग्जिस्ट करते हैं जो MCLR से लिंक्ड नहीं होते। उनका इंटरेस्ट रेट निकालने का तरीका बहुत अलग होता है और वो कभी हम बाद में बात करेंगे उसकी। तो आई होप आपको ये वाली सारी न्यूज़ अभी क्लियर होंगी। हम नेक्स्ट पेजेस पे चलते हैं।
तो ये आपका पेज है 80 मार्केट्स के, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर पहली न्यूज़ है आपकी, अगेन इन्फी से रिलेटेड है, इन्फोसिस से। इन्फोसिस में 7% ड्रॉप, हिंट्स एट फर्दर वीकनेस और टेक काउंटर्स। तो यहाँ पर बेसिकली टेक की जो भी कंट्रीज़ हैं और कंपनीज़ हैं, उनके अंदर जो इनका फॉल रहा इंडिया के मतलब मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो लिस्टेड हैं उनकी बात कर रहे हैं। जेंसा टेक्नोलॉजी से लेकर, मतलब इसके अंदर मेन तो आपकी 3 ही कंपनीज रहती हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी, नहीं एक्चुअली 4, विप्रो भी। तो ये 4 मेन कंपनीज हैं। इसके अलावा जो बाकी छोटी छोटी कंपनीज हैं वो सब इसके अंदर बताई हुई हैं। इनका काफ़ी सारी कंट्रीज़ का आप कंपनीज का देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी का 2022 के अंदर स्टॉक मार्केट में, स्टॉक प्राइस में फॉल रहा है। अगर हम जनवरी से कंपेयर करके इन्होंने बता रखा है, तो वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी हर टेक कंपनी ने नेगेटिव ही परफॉर्म किया है शेयर परफॉर्मेंस के प्राइस में, अगर आप देखेंगे। अब यहाँ पर इसी तरीके से बोला गया है, मोर डी रेटिंग इज पॉसिबल, इन्फोसिस इज पॉपुलर एज वेल एज ओवर ओन्ड स्टॉक। तो यहाँ पर क्योंकि क्या होता है, पॉपुलर जो कोई चीज़ होती है, अगर किसी पॉपुलर चीज़ के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ फैल जाती है तो वो भी उतनी पॉपुलराइज हो जाती है, इसीलिए उसकी रेटिंग भी जो है ज़्यादा मतलब मार्जिन से गिर सकती है। Brokerages have cut target price on Infosys by up to 7% post its earnings. Jefferies trimmed its target price to 2050 from 2135. मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको 2050 वाला डेटा सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के, तो वो सब चीज़ें। अब इन्फोसिस से जैसे एक और न्यूज़ थी इनकी, ऐसी एचडीएफसी की भी एक और न्यूज़ है जिसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं निकल के आता है। इसके अंदर यही बता रखा है कि किस किस ब्रोकरेज ने कितना टारगेट प्राइस इसका दे दिया है। टारगेट प्राइस अगर आपको नहीं पता तो बहुत बेसिक है। इसका मीनिंग होता है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर कितना स्टॉक प्राइस पहुंच जाएगा। अभी कुछ टाइम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। 1 मंथ जनरली एक स्टैंडर्ड मेजर होता है। अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा टारगेट प्राइस कितने टाइम का है, तो वो 1 मंथ का आप अज्यूम कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का इस तरीके से आप देख सकते हैं, शेयर्स में अंडर परफॉर्म पियर्स। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे बैंक से कंपेयर किया है जिनका प्रॉफिट अच्छा रहा, या जिनका कह सकते हैं कि शेयर प्राइस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो यहाँ पर रेफर किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखेंगे ट्रेड डेफिसिट, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल को टेस्ट एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक मेजर निकाला जाता है जिसके अंदर इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स किया जाता है। मतलब एक्चुअली क्या है कि ट्रेड बैलेंस निकाला जाता है। ट्रेड बैलेंस के लिए क्या करना होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करना होता है। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं तो ट्रेड सरप्लस बच जाएगा, अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं तो ट्रेड डेफिसिट बन जाएगा। बहुत सिंपल बात है। तो यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम से ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, तो यहाँ पर इंपोर्ट्स ज़्यादा रहते हैं एक्सपोर्ट से। और ये ओवरऑल बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक कमोडिटी या स्पेसिफिक चीज़ के अंदर बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं। आउटफ्लो ऑफ कैपिटल को टेस्ट एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर सिंस हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स भी मतलब बहुत ज़्यादा एक हाई टाइम पर है। आप देख सकते हैं इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको फॉरेक्स रिजर्व भी बोल सकते हैं, आप सभी को पता है, में भी क्लोज टू अ रिकॉर्ड है। मतलब सबसे ज़्यादा अपने हाई पे ऑलमोस्ट चल रहा है आज की डेट में। बट उसके बावजूद भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमें पे भी उतना ही करना पड़ रहा है और फॉरेन रिजर्व हमारा ख़त्म भी उतनी स्पीड से हो रहा है। तो हम आप देख सकते हैं इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, ये वाला पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व गॉट डिप्लीटेड बाय मैसिव 29 बिलियन सिंस February 18 जस्ट डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ यूक्रेन वॉर। तो यहाँ पर February 18 से ही आपका जब वॉर स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली आउट टू ब्रेक अगर आप देखें जो न्यूज़ वगैरह में आने लगा है तो February 25 से स्टार्ट हुआ है। तो February 25 से ऑलमोस्ट, या उस February 20 के आसपास बोल सकते हैं। तो वहाँ से जो भी आपके मतलब बहुत सारे मेजर्स लिए गए, ऑयल के प्राइसेस बढ़े और ये सब जो चीज़ें हुई, इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगे। मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि हमने टी और इन सब का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, या हमारी पेमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा था, इसीलिए हमें बंद करना पड़ा था वो। तो उन सभी को मिला जुला के $29 बिलियन का आपका वेस्टेज या लॉस हो गया इंडियन इकोनॉमी को, जो यहाँ पर फॉरेन रिजर्व में से कटेगा। द डिसरप्टिव स्पिल ओवर्स फ्रॉम जियोपॉलिटिकल हॉस्टाइल्स हैव लेड टू अ सर्ज इन कमोडिटी प्राइसेस, टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशंस। तो यहाँ पर एक मेन फैक्टर ये निकल के आता है कि कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज हो चुका है और काफ़ी बड़ा सर्ज आ चुका है, और ये बोला जा रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर जाएगा। अभी हम थोड़े दिनों पहले ही शायद इंडियन इनकॉर्पोरेटिव की एक न्यूज़ आई थी कि उसके अंदर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, और ये 3 मंथ्स का पीरियड एक लेके चले थे वो, कि 3 मंथ्स के अंदर कैसे कैसे आपका ऑयल प्राइस वापस से 90 या इन सब लेवल्स पे आ जाएगा। तो हालांकि इंडिया के अंदर पेट्रोल का प्राइस इस लेवल पे आ चुका है, बट क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। और क्रूड ऑयल का जो मतलब मेन तो क्रूड ऑयल से आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वही एक ग्लोबल फिगर है जो कंपेरेबल है। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी एक बड़े अमाउंट से बढ़ रही है, सर्ज कर रही है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमोडिटी प्राइसेस जो लिखा है, कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी का मीनिंग है यहाँ पर क्रूड ऑयल मेनली। क्रूड ऑयल का ही एक ऐसी कमोडिटी है जो आपका काफ़ी बड़ा प्राइस देखने को मिला है सर्ज उसके अंदर। और अगर आपको नहीं पता तो हाँ, क्रूड ऑयल भी कमोडिटी के अंदर ही आता है। कमोडिटी बाकी होती हैं जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम, या और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे कॉटन, और इन सब की भी ट्रेडिंग होती है, तो वो सब कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर आता है। अब हम आगे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी 2-3 इन्फ्लेशन से रिलेटेड और डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। WPI इन्फ्लेशन मतलब होता है आपका होलसेल परचेज इंडेक्स, मतलब कि होलसेल लेवल पर जो आपके डायरेक्टली प्रोड्यूसर से माल बिक रहा है उसके अंदर कितनी इन्फ्लेशन आ रही है। और अगर आपको नहीं पता तो ये आपको हो सकता है मतलब हैरानी हो जानकर कि WPI होलसेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन होता है वो जनरली ज़्यादा होता है रिटेल लेवल से। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि WPI जो इन्फ्लेशन है वो 14.55% पर चल रहा है आज की डेट में, जो कि अपने आप में 4 मंथ हाई है। 4 मंथ हाई मतलब पिछले 4 महीनों में सबसे हाई पर चल रहा है। 4 महीने कौन से, दिसंबर से लेकर मार्च तक के पीरियड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे हाई पर चल रहा है। और FPI फाइनेंशियल ईयर 2022 WPI एट 12.96% इज अ 30-year हाई। तो मतलब जो काफ़ी टाइम पहले, अभी थोड़े दिनों पहले 12.96% पर चला गया था, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 का मतलब है कि जो आपका इस मार्च में आके ख़त्म होता है, तो इस मार्च में जो पूरा साल ख़त्म हुआ है उसके अंदर 12.96% का WPI है, जो कि 30 सालों में सबसे ज़्यादा है। तो हालांकि ये इतनी बड़ी फिगर है, मतलब यहाँ पे जो 14.55% लिखा है वो तो मंथ का डेटा है, ये ईयर का डेटा है जो 12.96% या ऑलमोस्ट 13% जो लिखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट 13% चलता है WPI का इन्फ्लेशन। और अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो हमें आप देख सकते हैं डेटा रिलीज लास्ट वीक हैड शोड रिटेल इन्फ्लेशन एट 17 मंथ हाई ऑफ 6.95%। तो 6.95% पे चल रहा है। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि WPI बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर एक और बात है, मैंने आपको बताया हुआ है कि RBI ने बोला हुआ है काफ़ी टाइम से कि 4 ±2% इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर चलेगा। और मतलब ये इतनी बड़ी फिगर होती है, अगर 2% पे रहता है तो बहुत ही कम इन्फ्लेशन हुआ, और 6% पे पहुंच गया तो बहुत ही बड़ी फिगर है। वो अपने आप में काफ़ी बड़ा डोमेन है, और उसके बावजूद भी ये मार्क आपका क्रॉस कर रहा है, 6.96% पर पहुंच गया है। 6.01% था अभी थोड़े टाइम पहले अगर हम मंथ्स की बात करें, और ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास था। तो 6.01% जब आया था तब उन्होंने कहा था कि मार्जिनल इंक्रीज है और वापस से कंट्रोल हो जाएगा, और हमारा मार्किंग जो है वो मतलब क्रॉस एज सच नहीं होगा। बट वो बात एकदम मतलब झुठलाती हुई दिख रही है, और 6.95% आपका इन्फ्लेशन वाले और पहुँच गया। तो ये चीज़ इसका, अब इसका भी यहाँ पर आप रीज़न अगर पढ़ने लगेंगे तो रीज़न आपको मोर और लेस यही 2-3 दिखेंगे कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और आपकी सप्लाई में वोज आगे सप्लाईज में दिक्कतें हो रही हैं, और तीसरा रीज़न आपको मिलेगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सब रीज़न इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो मैंने ऐसा कोई ज़्यादा रीज़न इसके अंदर हाईलाइट नहीं किए हैं, क्योंकि वही आपको सेम रीज़न को बार बार हाईलाइट करके कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। एक्सपोर्ट्स अप 37% ड्यूरिंग अप्रैल, यहाँ पे आपको देखने को ड्यूरिंग अप्रैल 1 to 14। तो यहाँ पर फर्स्ट फोर्टनाइट का डेटा इन्होंने कंपेयर किया है। फोर्टनाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 14 डेज, अ पीरियड ऑफ 14-15 डेज, जिसको 2 वीक्स भी कई लोग आज की डेट में बोलते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल के अंदर, यानी 1 to 14 अप्रैल के अंदर 37% पर बढ़ चुके हैं। और मतलब ईयर से कंपेयर किया है, यानी कि पिछले साल के इसी टाइम पीरियड से कंपेयर किया है, अप्रैल 1 to 14 ऑफ 2021 से कंपेयर किया है, उससे आपका 37% एक्सपोर्ट्स अप हो चुके हैं, और 18.79 बिलियन पर इनकी वैल्यू चली गई है। अब क्योंकि ये वैल्यू निकाली जाती है तो इसके अंदर दोनों बातें रहती हैं कि आपका जो नंबर ऑफ सेल्स है, या मतलब जितना सेल हो रही है बेसिकली वो, और जो आपका प्राइसेस है सेल्स का, दोनों में इंक्रीज आएगा तो वैल्यू बढ़ जाती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े हैं, बट हाँ ये भी ऐसा हो सकता है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग अप्रैल 1 to 14 वॉज इतना बिलियन, इन इंक्रीज ऑफ एन इंक्रीज ऑफ 37% फ्रॉम इतना बिलियन इन द ईयर अगो पीरियड। तो बेसिकली 13.72 बिलियन था लास्ट ईयर, और 18.79 बिलियन पहुंच चुका है आज की डेट में। तो ये इतनी सी न्यूज़ थी, और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी थी। लास्ट न्यूज़ से चलते हैं। प्रपोजल टू एग्जाम्प्ट स्पैक्स फ्रॉम शेल कंपनी टैग। तो ये काफ़ी बेसिक न्यूज़ है, आपको इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, बस आपको स्पैक्स पता होना चाहिए। स्पैक्स क्या होता है? स्पैक्स का मतलब होता है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। अब ये एक आईपीओ निकालने का नया तरीका है, और वेस्ट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। वेस्ट के अंदर काफ़ी सारे आईपीओ इसके आ चुके हैं। अब इतना ज़्यादा ये लीगल तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे इसके प्रॉब्लम्स रहती हैं स्पैक्स के अंदर। स्पैक्स में होता क्या है बेसिकली कि एक कंपनी एक पूरा फंड टाइप का सेटअप करती है स्पैक,
जिस कंपनी का पर्पस ही होता है दूसरी कंपनी को खरीद लेना। अब कैसे खरीद लेने में आईपीओ कैसे निकलेगा, तो क्या होता है कि स्पैक कंपनी अपने नाम पर अपना आईपीओ निकाल देती है, तो उसका कोई भी डिटेल कंपनी को नहीं देना पड़ता पूरे मार्केट को, क्योंकि स्पैक कंपनी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बस कंपनी पेपर पे सेटअप हुई है बस इस काम के लिए कि वो अपना आईपीओ निकाल दे, और जो भी उसका पैसा निकले, पैसा रेज करेगी वो आईपीओ से, वो जो भी अपना पैसा रेज करेगी वो आईपीओ से, उससे वो किसी कंपनी को खरीद लेगी, और इनडायरेक्टली जिस कंपनी को वो खरीदेगी वो पब्लिक बन जाएगी, क्योंकि स्पैक वाली कंपनी जो उसकी ओनर है वो एक्चुअली में एक पब्लिक कंपनी है। तो इस तरीके से स्पैक आईपीओज वर्क करते हैं, और ये एक म्यूचुअल फंड की तरह भी लोगों ने इसको अप्रोच किया कि अगर कोई कंपनी स्पैक आईपीओ निकाल देती है और फिर जो उसके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अगर चाहते नहीं हैं कि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, या वो मतलब कंपनी को डीम फिट नहीं समझते हैं, तो वो उसमें इन्वेस्ट करने से मना भी कर सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अपने आप में, उसका इतना इन्फ्लुएंस आपकी उस कंपनी पे नहीं रहता जिसको खरीदना है, मतलब उसको खरीदना है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग हैं जिन्होंने स्पैक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, स्पैक कंपनी के अंदर, उनको अपना पैसा रिफंड मिल जाए, या फिर जिस कंपनी के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था कि स्पैक उस कंपनी को खरीदेगा, उसके अलावा कोई और कंपनी खरीद ले। बट ऑब्वियसली बात है सबकी परमिशन लेके, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके बाद ही ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि क्योंकि एक ऐसा ही बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है शेल कंपनी का। शेल कंपनी के अंदर भी कंपनी पेपर पे सेटअप की जाती है, कोई उसका ऑफिस नहीं होता, कोई उसका ऑपरेशंस नहीं होता, बट उसके सिर्फ मेन पर्पस होता है ओनरशिप कंट्रोल करना, कि ओनरशिप हम उसके नाम पे कर देंगे, हम उसको रजिस्टर करवा देंगे एक ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पर टैक्स बहुत कम लगता है, जो टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, तो उनके अंदर हम उनको रजिस्टर करवा देंगे और आपका टैक्स काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। ऐसे बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, टैक्स उसके अंदर से एक पर्पस होता है, लीगल चीज़ें या क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ चीज़ें एक दूसरा पर्पस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पर्पस की वजह से शेल कंपनी बनाई जाती है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि स्पैक आईपीओ अगर आपको इंडिया के अंदर पॉपुलराइज करना है तो आपको इसको शेल कंपनी के टैग से हटाना पड़ेगा। अगर कोई भी मिनिस्टर या गवर्नमेंट का पर्सन है वो स्पीच देता है, उसको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है स्पैक आईपीओस के बारे में, तो उसको शेल कंपनी के साथ ही नोटेट करके आज की डेट में बताता है। अगर वो ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर इसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसा सब इस आर्टिकल के अंदर लिखा है। मतलब अगर हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही सेंटी कर देने वाला एक आर्टिकल है। ऐसा इसके अंदर आर्टिकल के अंदर एक तरीके से स्पैक आईपीओ का प्रमोशन ही कर रहे हैं पूरा, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी है। तो आई होप आपको स्पैक आईपीओ और शेल कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर लास्ट वाली न्यूज़ में दो हैवी कॉन्सेप्ट हो गए थोड़े, बट उसके अलावा आपको आई होप पूरा पेपर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।